मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें हम शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात किए थे और उसमें दो टर्म आया था, एक चौथ और एक सरदेशमुखी। उसमें हम ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर पाए थे और हमको ऐसा लगा कि इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए। जो हम फेस किए हैं वो चाहते हैं कि आप लोग फेस नहीं करें, इसलिए मैं आप लोग के सामने इसको पूरा क्लैरिटी के साथ कि चौथ क्या था, सरदेशमुखी क्या था, ये आपको प्री एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही है। जब आपको मेंस लिखने की बारी आएगी तब भी आपके पास जब कंसेप्ट रहेगा तो ज़्यादा अच्छे ढंग से इसके बारे में लिख पाइएगा, अन्यथा शब्दों को आप जोड़ नहीं पाइएगा, तथ्यों को आप जोड़ नहीं पाइएगा। तो चलिए आपको हम बहुत शानदार ढंग से चौथ और सरदेशमुखी को समझाने वाले हैं। अभी देखिएगा, पहले है चौथ। चौथ का सीधा मीनिंग है 1/4। किसका 1/4? तो लैंड रेवेन्यू का 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। ठीक है दोस्तों, तो उसका तो ये तो पता चल गया आखिर चौथ लगता कितना था। तो ये साफ पता चल गया कि भूमि कर का 1/4 हिस्सा लगता था। 1/4 का मीनिंग होता है 25%। हम चौथ के बारे में पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद सरदेशमुखी। तो एक बात हमको पता चला कि चौथ का जो टैक्स कितना लगना था वो 1/4 लगना था, 25% लगना था। अब कैसे लिया जाता था उसको देखिए। स्थानीय शासक हिंदू या मुसलमान कोई भी टैक्स इसलिए देता था कि उनके राज्यों में आक्रमण ना हो। क्रॉस का मतलब है आक्रमण ना हो। धीरे धीरे मेरा वीडियो जब देखिएगा तो ये स्टाइल में आपको समझ में आने लगेगा कि आक्रमण ना हो, लूट ना हो और तीसरी शक्ति से रक्षा मिले। अब इसको हम जरा समझाते हैं कि अगल बगल मराठा साम्राज्य के अगल बगल में जो राज्य थे उस पर अनायास मराठाओं का आक्रमण होता था और मराठा शक्ति जो कि गुरिल्लावार हम आपको बताए थे इसमें दक्ष था, इसके सामने बहुत ही परेशान रहता था समीपवर्ती इलाका के शासक। अचानक से कभी कभी आक्रमण, अचानक से लूटपाट, इससे बचने के लिए जो स्थानीय शासक थे वो जो है चौथ देना स्वीकार करता था। किसको? वीर शिवाजी को। आप चौथ ले लीजिए, आक्रमण नहीं कीजिएगा, लूट नहीं कीजिएगा हमारे इलाके में। तो शिवाजी को और चाहिए क्या था? उसको धन ही चाहिए था। और आप लोग को विशेष जानकारी के लिए बता दें, शिवाजी लूट और आक्रमण इसलिए करता था क्योंकि एक प्रकार से ये कहें कि इसका जो राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा लूट से ही आता था, इसलिए जरूरी था। और यही वजह था कि जब लूट और आक्रमण नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो शिवाजी को चाहिए, तो उसके बदले में लोग इसको चौथ देते थे। और इसका अगला क्या था कारण? चौथ का अगला कारण था कि शिवाजी ये कहता था कि यदि आप चौथ देंगे हमको, लूट और आक्रमण तो नहीं होगा, ये तो तय है, इसके बावजूद आपको एक सहायता की जाएगी। वो सहायता क्या? कोई भी तीसरी शक्ति। तीसरी शक्ति का तात्पर्य यह है कि शिवाजी एक पक्ष हुआ और एक पक्ष वो राजा हुआ जिससे वो संधि हुआ जो चौथ देगा। तीसरी पक्ष शक्ति जब कभी आप पर आक्रमण करेगा तो शिवाजी आपके लिए खड़ा रहेगा, आपकी रक्षा करेगा। तो आप लोग देखिए इसकी विशेषता देखिए। इसको इस प्रकार से टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछता है कि चौथ जो था किस प्रकार का कर था, किससे संबंधित कर था? तो एक प्रकार से रक्षा से संबंधित था, सुरक्षा से संबंधित था कि वो सुरक्षा हेतु स्थानीय शासक सुरक्षा हेतु चौथ देता था। किसको? शिवाजी को। तो तीन टर्म समझे कि वहाँ उस क्षेत्र में न लूटपाट होगा और न अनायास आक्रमण होगा, और तीसरी शक्ति अगर आप उस पर आक्रमण करेगा तो वीर शिवाजी उसकी रक्षा करेगा। अब क्लैरिटी आ गया होगा आपके अंदर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो हम इसका लिखे हैं, ये लिखे हैं, यह कर दमनकारी टैक्स था। अब देखिए दमनकारी कैसे हो गया? अब तो लूट भी नहीं रहा है, आक्रमण भी नहीं कर रहा है और सुरक्षा की गारंटी भी दे रहा है, फिर भी ये दमनकारी था। क्यों था? तब बता। कभी कभी स्थानीय शासक जो है पूर्ण रूप से इसका चौथ नहीं देता था, यानी जितना इसका वाजिब होना था वो नहीं देता था। तो वैसे स्थिति में शिवाजी शक्ति का प्रयोग करके पूर्ण रूप से चौथ वसूल करने की कोशिश करता था, जिससे जन सामान्य को काफी कष्ट होता था और इस प्रकार से यह जो टैक्स था दमनकारी बन जाता था। अब तो समझ में आ गया होगा दमनकारी क्यों था। कि चौथ जो कुछ हिस्सा लोग नहीं देना चाहते थे या बचना चाहते थे, वो बचने की जो स्थिति थी शिवाजी नहीं रहने देता था, जबरदस्ती वसूला जाता था। तो इसलिए इसको
दमनकारी टैक्स कहा जाता था। तो हमको लगता है अभी चौथ में आप लोग को कोई समस्या नहीं रहा। अब ये देखिए, अभी हम चौथ समझ गए हैं, अब समझेंगे सरदेशमुखी। बहुत ही आसानी से समझेंगे दोस्तों, बहुत आसान। चौथ में हमने वंशानुगत अधिकार की बात नहीं किया था, यही सरदेशमुखी को अलग करता है। सरदेशमुखी का अर्थ है कि शिवाजी मानता है कि उस क्षेत्र पे मेरा वंशानुगत अधिकार है, अर्थात वहाँ पे हम रक्षा देते हैं, और जब रक्षा देते हैं लोगों की सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं, हमको तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो कितना मिलना चाहिए? 1/10 मिलना चाहिए, यानी 10% मिलना चाहिए। अब समझ लीजिए फिर से एक बार, शिवाजी मानता है उस क्षेत्र पे, जिस क्षेत्र से वो लेना चाहता है, सरदेशमुख कहता है कि इसमें मेरा वंशानुगत अधिकार है। तो वो क्षेत्र हो सकता है कि मुगल के कब्जे में भी हो वर्तमान स्थिति में, फिर भी शिवाजी उस क्षेत्र को क्या मानता है? अपना वंशानुगत अधिकार मानता है, इसलिए वहां से भी ये टैक्स मांगता है। और वो टैक्स क्या कहलाया जाता है? वो टैक्स क्या कहा जाता है? वह टैक्स कहा जाता है सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी में दो मुख्य बात याद रखना है। एक तो शिवाजी मानता है कि उस भूमि से जहां से वो टैक्स ले रहा है उस पर वंशानुगत अधिकार है, और दूसरी बात ये मानता है, शिवाजी कहता है कि उस क्षेत्र की रक्षा भी खुद कौन करेगा? शिवाजी करेगा। तो यहाँ भी एक बात सामने निकल के आ गया कि ये भी जो टैक्स था ये सुरक्षा से संबंधित था। तो बस ये दोनों ही टैक्स को कंपेरिजन करके देख लीजिए। तो कंपेरिजन करके देखिएगा तो दोनों टैक्स मतलब किससे संबंधित होगा? सुरक्षा से संबंधित होगा। प्रथम टैक्स जो चौथ होगा वो 3 मुख्य बात पर निर्भर करेगा, लूट पे, आक्रमण पे, ठीक है, और सुरक्षा पे, कि लूट नहीं होगा वहां पे, आक्रमण नहीं होगा और सुरक्षा दिया जाएगा। और दूसरा जो सरदेशमुखी होगा उसमें ये 2 बात निकल के आएगा कि उस जमीन पे, उस भूमि पे शिवाजी का वंशानुगत अधिकार था या माना जाता है, और जो है उस भूमि की सुरक्षा किसके हाथ में है? शिवाजी के हाथ में है। तो उसके लिए वो टैक्स लेता था, क्योंकि ये कहता था कि चूंकि रक्षा मैं ही कर रहा हूं उस भूमि का, चाहे वो किसी के अधीन में ही क्यों नहीं हो, इसलिए हमको टैक्स चाहिए। तो ये 2 प्रकार का टैक्स आप समझ पाए, चौथ एंड सरदेशमुखी। ठीक है, अभी हम सैनिक से संबंधित 2-3 टर्म समझेंगे सैन्य व्यवस्था से। ठीक है, तो अभी हम जो है ना चौथ और सरदेशमुखी जैसे टर्मिनोलॉजी को समझ गए हैं। अब हम समझेंगे सैन्य से संबंधित 2 टर्मिनोलॉजी है, सिलेदार और बारगिर। ये बड़े एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, खास करके नेट में कई बार क्वेश्चन इसको पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन आपको वनडे क्वेश्चन में मिल जाएंगे, इसलिए हमको चर्चा करना जरूरी था। तो चलिए हम बता दें पहले कुछ स्टेटमेंट है। युद्ध के समय सेना के साथ स्त्री वर्जित था। शिवाजी का सेना जब युद्ध पे जाता था स्त्रियां नहीं जा सकती थी, कोई भी नर्तकी भी नहीं जा सकती थी। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि युद्ध के समय में स्त्रियों का परमिशन था तो नहीं था, नर्तकी का परमिशन था तो नहीं था। दूसरा बात है कि ये जो शिवाजी की सेना था, आपको हम पिछली वीडियो में भी बताए थे कि इसकी सेना का जो वेतन इत्यादि होता था, इसके पास राजस्व व्यवस्था के लिए कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था, बहुत बड़ा साम्राज्य और उपजाऊ क्षेत्र नहीं था जहाँ से खूब इसको जो है टैक्स मिलता और सेना का वो नगद भुगतान करता, तो वो नहीं था। तो खास करके इसका जो सेना का जो वेतन है निर्भर करता था कि कितना लूट अगल बगल के राज्यों से हुआ है, तो लूट पे निर्भर करता था, और कब लूट किया है उस पर निर्भर करता था। ठीक है, तो आप समझ गए कि सेना का वेतन जो है लूट पे निर्भर करता था। अब हम टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़े तो देखिए, सिलेदार जो होता था ये घुड़सवार होता था शिवाजी का। तो ये उस प्रकार का घुड़सवार था जो कि अपना घोड़ा और शस्त्र भी अपना, यानी पर्सनल मेरा खरीदा हुआ घोड़ा और मेरा खरीदा हुआ तलवार या जो भी हम शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं वो अपना ही रहता था। तो वैसे सैनिक, वैसे घुड़सवार को सिलेदार बोला जाता था। ठीक है, सो से सिलेदार, सो से स्वयं, याद रखिएगा। तो सिलेदार जो घुड़सवार थे स्वयं क्या करते थे? घोड़े और शस्त्र का इस्तेमाल अपने द्वारा क्या करते थे? वो खरीदते थे और अपने ही उसकी व्यवस्था देख रेख करते थे, यानी उनका अपना होता था। सिलेदार में घोड़ा और शस्त्र क्या है? उनका अपना होता था। और बारगिर जो था, बारगिर एक प्रकार से वो घुड़सवार था जिसको राज्य देता था, घोड़ा भी देता था और जो है उसको शस्त्र भी देता था।
तो अब इसको आप आराम से समझ गए होंगे क्या होता है सिलेदार। सिलेदार मतलब वह घुड़सवार जिसका अपना घोड़ा और अपना शस्त्र था। बारगीर वह घुड़सवार जिसका घोड़ा और शस्त्र जो है राज के द्वारा दिया जाता था। और एक लास्ट में ये देख लीजिए, सचिव जो हम समझाए थे, जो कॉरेस्पॉन्डेंस का हेड होता था, हेड ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस, उसको चिटनिस भी बोला जाता था। तो यही आपकी टर्मिनोलॉजी थी मराठा साम्राज्य की, जो कि इम्पोर्टेंट था। दोस्तों हमको पूरा विश्वास है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से समझ पाए होंगे, चाहे वो चौथ हो, स्वदेशमुखी हो, सिलेदार हो और बारगीर हो, ये अच्छे से समझ पाए होंगे। और चिटनिस किसको कहा जाता है ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिए। आप कमेंट करके बताइए, हमको बहुत मज़ा आएगा आगे का वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आज भर के लिए थैंक यू वेरी मच।